हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट यानी कि लेसन 4 लेकर के आ गया हूं। उससे पहले मैंने 3 लेसन कवर करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जल मंडल के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री का वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन टाइप का जो है क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है रिवीजन सीरीज के नाम से, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं द 5 मिनट शो स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं छोटा छोटा टॉपिक जो है आपको कवर करवाता हूं। आप जो है जाकर के देख सकते हैं और करेंट अफेयर भी आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जलवायु। जलवायु में पहला पॉइंट होता है आपका, हम लोगों को पढ़ना है संगठन व संरचना, यानी कि जलवायु की संरचना कैसी होती है। संगठन, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण की वायुमंडल जो है वो कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस पृथ्वी के अंदर से निकलती है। हमारे वायुमंडल का आधुनिक स्वरूप पूर्व कैम्ब्रियन युग में विकसित जो है वो आपका हुआ था। वायुमंडल सौर विकिरण की लघु तरंगों का पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अवरोधक जो है वो बन जाता है। यही तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का जो है वो आपका आधार बनता है। तो वायुमंडल, वायुमंडल जो है वो विभिन्न गैस, जलवाष्प और धूल कण का मिश्रण है। जलवायु क्या होता है? किसी क्षेत्र में दीर्घ अवधि में औसत मौसम जो है वो जलवायु यानी कि क्लाइमेट होता है, जिसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। मौसम, विशिष्ट समय यानी कि अल्प अवधि और स्थान पर वातावरण की स्थिति, उसको मौसम कहते हैं। वेदर, जैसे मान लीजिए अभी जो है वो धूप कहीं उगा हुआ है और 5 मिनट बाद या फिर 1 घंटे बाद जो है वो आपका मौसम में चेंज हो गया, बादल आ गया, बारिश होने लगा, उसी को जो है वो वेदर कहा जाता है। क्लाइमेट जो होता है वो 20 से 25 साल बाद जो है वो आपका चेंज होता है। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा क्लाइमेट और वेदर में। अगला है आपका भौतिक और रासायनिक। आपका क्या है? तो भौतिक जो आपका वायुमंडल में है वो आपका गंधहीन, यानी कि गंधहीन जो है वो कौन सा है? नाइट्रोजन गैस है और 78.084% पाया जाता है। ऑक्सीजन भी रंगहीन होता है और ऑक्सीजन O2 होता है और 20.946% पाया जाता है, यानी कि 21% ऐसे हम लोग ओवरऑल मान लेते हैं। स्वादहीन, आर्गन स्वादहीन होता है और यह 0.0934% होता है। CO2 जो कि आकारहीन होता है 0.0314 होता है। पूर्णतः जो है वो मिला हुआ, जैसे नियोन है 0.0018 है, हीलियम 0.005 है, मीथेन 0.002 है, वहीं क्रिप्टन है और हाइड्रोजन और है, और जेनॉन आपका ये पाया जाता है वायुमंडल में, तो आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन, यह वायुमंडलीय गैस में स्वर प्रमुख है। लेग्यूमिनस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। ऑक्सीजन, यह मनुष्य व जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे ऑक्सीजन को वायुमंडल में जो है वो छोड़ते हैं। आर्गन, यह एक अक्रिय गैस है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन जैसी अक्रिय गैस भी अल्प मात्रा में जो है वो आपका पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह एक भारी गैस है। सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो पैदा करती है। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में जो है वो आपका वृद्धि होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ते जाएगा। अगला है आपका ओजोन। ओजोन परत जो है वो किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% लगभग ऑक्सीजन है, फिर आर्गन, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ट्रेस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में पाया जाता है। अगला है ओजोन, O3 इसको कहते हैं। यह ऑक्सीजन का ही एक स्वरूप कह सकते हैं है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करता है और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। यदि ये किरणें सतह तक पहुंच जाता है तो तापमान में तीव्र वृद्धि, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यह चर्म कैंसर का खतरा उत्पन्न कर सकता है। जेट वायुयानों से निःसृत नाइट्रस ऑक्साइड
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसकी परत को नुकसान जो है आपका करता है। तो कौन कौन सा है आपका, तो ये याद रखिए, नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वह जो है आपका ओजोन परत को नष्ट कर देता है। जल वाष्प, वाटर वेपर, उष्णार्द्र क्षेत्र में यह 4% तक एवं मरुस्थलीय व ध्रुवीय प्रदेशों में अधिकतम 1% तक पाई जाती है। ठीक है, जो उष्ण यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो वाटर वेपर 4%, और जो मरुस्थल उष्ण आर्द्र यानी कि जहाँ पर थोड़ा मोड़ा जो है वो बारिश वगैरह होता है वहाँ पर 4%, मरुस्थल हुआ ध्रुवीय प्रदेशों में यह जो है ध्रुवीय यानी कि जो पोल के पास स्थित प्रदेश है वहाँ पर 1% तक जलवाष्प पाया जाता है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। जल वाष्प की कुल मात्रा का अधिकांश भाग 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा जो है वो कम होता है, यानी कि जब हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और सबसे ज़्यादा जलवाष्प जो है वो आपका धरती से 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जो है लगभग 90% 95% कह सकते हैं कि पाया जाता है। अगला है डस्ट पार्टिकल, धूलकण। धूलकण में समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं। यह मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर अर्थात क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ये धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक या संघनन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां ये वायुमंडलीय जलवाष्प संग्रहित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति का कारण बनता है। ये सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल व नारंगी रंग के दृश्यों का भी निर्माण करते हैं। धूल युक्त कुहरा भी धूलकणों की उपस्थिति में जो है वो आपका बना जो है वो धुंध ही होता है, घना धुंध आपका होता है। वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो वायुमंडल है उसकी संरचना कैसी है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है, अतः इसे सम मंडल कहा जाता है। यानी कि वह मंडल जहाँ पर वायुमंडल का वह मंडल जहाँ पर गैसों की मोटाई मिश्रण लगभग समान होता है उसको सम मंडल कहा जाता है। और इसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की अलग अलग आणविक परतें मिलती हैं, इसलिए इसे विषम मंडल यानी कि हेट्रोस्फीयर जो है वो कहा जाता है। तो अगर केमिकल संगठन की बात किया जाएगा तो परत को 2 भागों में बांटा गया है, सम मंडल और हेट्रोस्फीयर यानी कि विषम मंडल में बांटा गया है। वायुमंडल का परत जो है वो तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और रासायनिक विशेषता के। तो रासायनिक विशेषता के आधार पर हम लोग देख लिए सम मंडल और विषम मंडल। ताप के हिसाब से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल होता है। ताप मंडल में आयन मंडल और आपका बहिर्मंडल आपका पाया जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, सबसे नीचे जो है वो क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होगा, मीजोस्फीयर होगा, बाह्य मंडल होगा और एक्सोस्फीयर होता है जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह आपका ये सब जाते हैं। अगला है तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो क्षोभ मंडल है जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, उसके बारे में आइए हम लोग जो है वो कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर शेयर और लाइक जो है वो जरूर से जरूर किया कीजिए। क्षोभ मंडल, वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल की संज्ञा दी जाती है। इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। और ये सबसे निचला परत है। इसकी औसतन ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर या फिर 11 किलोमीटर तक होता है। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है, यानी कि पोल से जो है 8 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है और इक्वेटर से 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक जो है वो संवहन होता है। क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम व जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं यथा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, फिर उसके बाद बादलों की गरज
तड़ित, झंझा यानी कि जो बिजली चमकता है, चक्रवात इत्यादि सारे के सारे घटना क्षोभ मंडल में ही होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में यह कमी गैसों के घनत्व, वायु दाब एवं कणीय पदार्थों की कमी के कारण होता है। क्षोभ मंडल संचालन तथा संवहन विधियों द्वारा जो है गर्म एवं ठंडा होता है। यानी कि गर्म होता है संचालन विधि द्वारा, ठंडा होगा संवहन विधि द्वारा। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। यानी कि जो क्षोभ मंडल है वो समताप मंडल से जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक तथा ध्रुवों के ऊपर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज टीज रेंज डी बोट द्वारा किया गया था। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैस द्वारा सौर्यिक पराबैंगनी विकिरण तरंगों के अवशोषण तथा विरल घनत्व वाली हवा के कारण होता है। तो क्षोभ मंडल में जो है क्या पाया जाता है, तो क्षोभ वाले मंडल माफ कीजिएगा समताप वाले मंडल में जो है वो आपका ओजोन परत पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि पराबैंगनी किरणें वो जो है रोक करके रख लेता है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परतों को ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर तक के ऊंचाई में है तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। इस संस्तर में भी क्षोभ मंडल की ऊंचाई तक तरह ऊंचाई जो है बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। यानी कि इस स्तर में भी यानी कि मध्य मंडल में भी जब हम लोग ऊंचा जाते हैं तो तापमान गिरता है। मध्य मंडल की निचली सीमा अर्थात समताप सीमा के पश्चात तापमान में अंततः कमी जो है वो आपका आने लगती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेजोस्फोज कहते हैं, जो आयन मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। इसके ऊपर जाने पर तापमान में पुनः वृद्धि होती है, जो कि तापीय प्रतिलोमन की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान तथा ऊपर अधिकतम जो है वो आपका तापमान होता है। अगला है तापमंडल, जिसको थर्मोस्फेयर कहा जाता है। मध्य सीमा से ठीक ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में तीव्र गति से वृद्धि होती है और कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब जो है वो न्यूनतम होता है। तापमंडल की विशिष्टताओं के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, आयन मंडल और एक्सोस्फीयर, जिसको आयन मंडल अथवा बहिर्मंडल जो है वो कहा जाता है, आयतन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो हम लोग जो है वो आयन मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। वैसे कई मानक स्रोतों में इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक भी माना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। यानी कि जितना भी आपका हम लोग मोबाइल इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, रेडियो सुनते हैं, ठीक है, कुछ भी जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो सारा का सारा आयन मंडल में ही सैटेलाइट वगैरह को स्थित किया जाता है, तब वो जा करके लौट करके आता है। इस मंडल में अरोरा ऑस्ट्रेलिस व अरोरा बोरियालिस जैसी परिघटना घटित होती है, जो एक प्रकार की सौरविक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंगे हैं। तो औरोरा ऑस्ट्रेलिस और औरोरा जो है वो बोरियालिस जैसी परिघटना जो है कहाँ पाया जाता है, तो आयन मंडल में पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ कई परतों का विकास होता है, डी, ई, एफ एंड जी परत। डी परत क्या कहलाता है, इसका विस्तार लगभग 80 से 99 किलोमीटर के मध्य जो है वो आपका पाया जाता है। यह परत न्यून आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करती है, परंतु उच्च एवं मध्य आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल्स को अवशोषित कर लेते हैं। यह परत सौरविक विकिरण से संबंधित है, इसलिए सूर्यास्त के साथ ही यह लुप्त होता है। यानी कि डी परत जो है सूर्यास्त के साथ यह लुप्त हो जाता है। ई परत के बारे में पढ़ते हैं। इस परत को केनली हेवेंडी हेविसाइड्स
परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 99 से 150 किलोमीटर के मध्य है। यह परत मध्य एवं उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। इस परत का निर्माण सौरभिक परामैंगनिक फोटोन का नाइट्रोजन व ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने से होता है। यह परत भी सूर्यास्त के साथ जो है विलुप्त हो जाता है। एफ परत, इस परत का निर्माण दो उप परतों से हुआ है, F1 परत और F2 परत से। इसको एप्लीटन परत भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 150 से 380 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। यह परत मध्यम तथा उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर जो है वो आपका परावर्तित करती है। जी तरंग, जी परत, इसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। यह लगभग 400 से 640 किलोमीटर के मध्य जो है उपस्थित होता है। आयतन मंडल अथवा बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर क्या होता है? यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपर स्तर है, जिसका विस्तार आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग है। यहाँ पर वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है, जिसके कारण यह निहारिका जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया जा सकता है। आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाह्य वायुमंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आयन मंडल एवं चुंबक मंडल को सम्मिलित किया जाता है। रासायनिक विशेषता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह दो है। सममंडल, जिसको होमोस्फीयर कहते हैं, यह निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है तथा सागर तल से इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर तक है। इस मंडल को सममंडल कहने का मुख्य आधार यह है कि इसमें सभी गैसों का अनुपात प्राय एक जैसा होता है ऊंचाई के संदर्भ में। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सममंडल सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि वायुमंडल गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। सममंडल को 3 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल में इसको बांटा गया है। यानी कि सममंडल में ही 3 आ जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अगला है हेटरोस्फीयर, जिसको विषम मंडल कहते हैं। इसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। इस मंडल की विभिन्न परतों के मध्य उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों के में अंतर पाया जाता है, जिस कारण इसको विषम मंडल की संज्ञा दी जाती है। इसमें 4 परतें जो है वो पाई जाती हैं। आणविक नाइट्रोजन परत, जो कि 90 से 200 किलोमीटर तक होता है, नाइट्रोजन अणुओं की प्रधानता होती है। आणविक ऑक्सीजन परत 201 से जो है वो अगला 1100 किलोमीटर तक पाया जाता है, और यह ऑक्सीजन की अणुओं की प्रधानता होती है। हीलियम परत 1100 से 3500 किलोमीटर तक पाया जाता है। हीलियम की मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, या फिर पार्टिकल कह सकते हैं। आणविक हाइड्रोजन परत 3500 वायुमंडल की ऊपरी सीमा हाइड्रोजन की अणु जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर जो है वो देखा कि वायुमंडल की परतों के बारे में, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर के बारे में पढ़ा। जो है वो अगला हम लोग जो है वीडियो देखेंगे तापमान और आपका सौर विकिरण के बारे में, और इसमें जो है वो लगभग 6 पॉइंट यानी कि इस लेसन में है। तो मैं इसको धीरे धीरे करके 2 से 3 वीडियो में इसको पूरी तरह से कवर करवा दूंगा। ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आपको देखने में थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो आप लोग इसको धीरे धीरे करके जो है मैं इसको ख़त्म भी करवा दूंगा, आप लोग देख भी लेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपका थोड़ा सा भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा जो है वो कुछ ग्रो करेगा चैनल। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।